कि अगर यूपीएससी बिना पेपर लीक हुए साल दर साल परीक्षा करा सकता तो बाकी जो एजेंसियां हैं उसमें पेपर लीक क्यों होता है? वो देश चलाने के लिए बना है एग्जाम, बाकी से इनको फर्क नहीं पड़ रहा। यूपीएससी का पेपर होता है, बिल्कुल सालों साल हो रहा है, बढ़िया से होता है क्योंकि उसमें जो अधिकारी निकलते हैं वो केंद्र में काम करते केंद्र में काम कर देश चलाएंगे। हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर यूपीएससी बिना पेपर लीक हुए साल दर साल परीक्षा करा सकता है ऑफलाइन कराता है वो भी, तो बाकी जो एजेंसियां हैं उसमें पेपर लीक क्यों होता है? इच्छा शक्ति, या उन्हें पता है कि बाकी लीक होगा तो मैनेज हो जाएगा, जनता झेलेगा, जनता झेलेगा। लीक हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा। एकदम सही बात है, क्योंकि वो देश चलाएंगे। इनको पता है कि वो देश चलाने के लिए बना है एग्जाम, बाकी से इनको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये तय है कि बिना इन नेताओं की कमाई के ये एग्जाम लीक नहीं हो सकते। इनका टारगेट ही है कि इससे पैसा बनाना है। आपको पता है कितने सारे ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जो फॉर्म भरा के छोड़ देते हैं और सालों एग्जाम नहीं होता। 2019 में रेलवे ने फॉर्म भराया और पता है कितने कितने पैसे बच्चों से लिए? 800 रुपए। बोले 400 वापस कर देंगे। 5 साल तक रखे रहे, 5 साल तक ये उन लोगों का पैसा रखे रहे। हम लोगों ने खूब चिल्लाया, कहा, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। लोग भरते हैं रेलवे का फॉर्म। हाँ, रेलवे बहुत सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवे का भी बहुत बुरा हाल है। आप तो देखते हैं अक्सर ट्रेन पटरी से उतर जाती है, रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ रील बनाने की जिम्मेदारी है कि बनारस का कंबल अब रेलवे में रहेगा, यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आईफोन पे बाबूजी बात करते हैं, रेल प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया सही से नहीं चल रही है, रेल सही से नहीं चल रही है, उससे इनको कोई मतलब नहीं। कोई भी एक आदमी मुझे ऐसा नहीं दिखता है। राजनाथ सिंह को हम लोग समझते थे नहीं साहब वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पहलगांव अटैक हो गया साहब, नहीं हो पाई उनसे रक्षा, आज वो बोलने से कतराते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी नेता बीजेपी में हैं, बहुत लंबा टाइम भी हो गया है, मैं बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, उनको ये कह के इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि अब हम काम नहीं कर सकते? लेकिन वो चुप बैठे हुए हैं कि हम कुछ नहीं। उनका लॉजिक है कि हमको जितना भी जनता ही रही है ना, हम हर राज्य में जीत रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में जो अभिनय स्तर बात कह रहे हैं वो सही माने या वो माने, जनता वोट के जरिए दे रही है। क्योंकि उन्हें लग रहा है, वो उनके थॉट ऑफ व्यू से या उनकी जो फैंस होंगे वो कहते हैं कि भाई जितने अवेलेबल ऑप्शंस भारत में हैं, चलिए इसमें शायद जनता को वही सबसे बेहतर लग रहे हैं। ये आपने एकदम सही बात कही कि जब ऑप्शन आएंगे निकल के तो शायद लोग जाएंगे, बट ऐसा नहीं कह सकते कि चुनाव बहुत फेयर तरीके से हो रहे हैं, उस पर भी सवाल होते हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि चुनाव बहुत फेयर तरीके से हो रहे हैं, तो भी इनके मुंह पे तमाचा है कि आप इतने बड़े देश में 90-97 करोड़ लोगों का चुनाव ठीक तरीके से करवा सकते हैं, वहां 22 लाख लोगों का एग्जाम ठीक तरीके से नहीं करवा पा रहे। जहां आप ये पकड़ लेते हैं कि कौन आदमी है जो अब जिंदा नहीं रहा, इसका वोट कट जाना चाहिए, इतनी बारीकी आप निकाल लेते हैं चुनाव के अंदर, वहां आप एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे। जहां आपके एक मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो पाता है कि कौन बनेगा, लास्ट तक संशय बना रहता है, मीडिया को भी नहीं पता होता है, जिसके टच में लगातार सरकारें हैं, वहां 120-130 सवाल लीक हो जाते हैं। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है, ये भी उनके मुंह पे तमाचा है। एनटीए की औकात से ऊपर दे दिया है कि जहाज वाला माल जो था उसको ठेलिया लटका दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनटीए को भंग कर देना चाहिए। यही तो जनता चाह रही थी, यही हम लोग चाह रहे थे कि भाई आप शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करिए, किसी ठीक से शिक्षित आदमी को जो किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा हो उसको पहले तो शिक्षा मंत्री बनाइए, जिसको शिक्षा के बारे में पता हो। ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री नहीं बनाइए जो कभी कभी साल में उज्जैन जाके हर हर महादेव करके अपने शिक्षा मंत्रालय को जस्टिफाई कर देते हैं और कहते हैं कि अब समय जीएमटी नहीं महादेव काल होना चाहिए। ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री नहीं बनाइए जिनको इस बात का गर्व है कि हमने उड़ीसा चुनाव जिता दिया, हमने बंगाल चुनाव जिता दिया, उसके बाद जब सरकार बन गई तो हमने मुख्यमंत्री की फोटो डाल के उसको बधाई दे दी। यही चल रहा है ट्विटर पे। इसके लिए तो ट्विटर नहीं था। ट्विटर पे क्या चल रहा है? बस एक दूसरे को बधाई दे दी, जन्मदिन आया तो बधाई दे दी, बधाई जिसको दी उसने थैंक यू लिख दिया, आपकी शुभकामनाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन नीट पेपर लीक पे किसी ने भी नहीं लिखा। ऐसे प्रवक्ता हैं, वो बेचारे लड़ खड़ा रही है उनकी जुबान। मुझे तो उन प्रवक्ताओं पे तरस आता है कि उनको बस ये कह के भेजा गया कि बोलते रहो, सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। ये वो तुरंत कार्रवाई है जो 3 मई को पेपर था और 30 दिन से पेपर घूम रहा था, टेलीग्राम पे घूम रहा था, व्हाट्सएप पे घूम रहा था। लेकिन आपको पता है 4 मई से पहले किसका ध्यान था? सबका ध्यान तो सिर्फ चुनावों पे था। तो चुनाव इतनी प्रायोरिटी है और कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है रखिए चुनाव प्रायोरिटी, लेकिन शिक्षा भी तो प्रायोरिटी है। अगर ये देश ही सही दिशा में नहीं जा रहा तो आप यहां जीत कर भी क्या करेंगे? इसका लार्जर इंपैक्ट बताइए में क्या होता है? आप तो बच्चों से पढ़ाते हैं जी, एक पेपर लीक हो गया, 22.5 लाख बच्चों पेपर लीक हुआ, अब सरकार कह रही है आपको दोबारा पैसा देना नहीं पड़ेगा।
हमने आपका भला कर दिया, आप आइएगा दोबारा पेपर दे दीजिएगा। लेकिन इस बीच में बच्चे का क्या नुकसान हुआ, किस किस तरह से वो झेलता है, थोड़ा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि हर दिन एक जैसा मूड नहीं रहता। अब बच्चे के ऊपर ये सबसे बड़ी टेंशन है कि मैं उस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाया, इस दिन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं पता उसको। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा है कि भरोसा उठता है। आप देखें तो पिछले साल 26 लाख लोग नीट का पेपर दे रहे थे, अब 22 लाख। अगर ये भरोसा इसी तरीके से गिरता रहा, लोगों ने बायकॉट कर दिया, हम नहीं देंगे नीट साहब, हमें नहीं बनना डॉक्टर, तब क्या होगा? आज हमारे देश में ऑलरेडी इतने डॉक्टर्स की कमी है। आप एम्स जाइए तो आपको 2 महीने में नंबर नहीं आएगा। लोग 3-3 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में डॉक्टर्स बहुत हो गए। प्रॉब्लम ये भी है कि 60,000 ही सीट्स हैं जो सरकारी कॉलेजेस में मिलेंगी जहां फीस कम है। बाकी प्राइवेट में बच्चा जाता है तो 1-1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस होता है। यूक्रेन जाने की अब हालत नहीं रहे, पहले वहां से एमबीबीएस करके आ जाता था। तो ये सरकार को देखना है ना कि भाई 12th पास 2.5 करोड़ बच्चे कर रहे हैं, आपको उनको अपॉर्चुनिटी देना किसकी जिम्मेदारी है? आपके हाथों में देश है। देश कोई एक शब्द नहीं है, देश इन 140 करोड़ लोगों से बना हुआ है। आज माँ बाप का भविष्य भी उसके बच्चे की नौकरी पे डिपेंड है साहब, कि उसकी दवाई आएगी या नहीं आएगी। तो ये कौन देखेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? उसको ये बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। और आपने चुनाव जीतने की बात की, ठीक है, आपको 45% वोट ही बंगाल में मिला, तो आप तो लेकिन जब ये कहते हैं कि हम जीत के आ गए तो अब हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, जिसने वोट दिया या नहीं दिया, तो ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे आपके नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात कर लेते हैं, परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं। मतलब मैं एक कॉमन इंसान के तौर पर जब मैं पेपर लीक को देखता हूं तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि इस देश में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आजकल बुलडोजर चलता है जी। बंगाल में चुनाव खत्म हुए, शाम को बुलडोजर चल रहा था। एक रात में मंदिर जो 15-20 साल से बंद था खोल दिया गया, कुछ अवैध निर्माण को उसी रात बुलडोजर, प्राइवेट बुलडोजर लाके तोड़ दिया गया। यूपी में बुलडोजर चलता है, सब में, सब जगह पर। नकल माफिया का बार बार मैं नंबर कोट करता हूं कि 10 साल में 80 पेपर लीक, लगभग 7 साल में 70 पेपर लीक। कमा के दिया साहब सरकार को, पैसा गया है। इनके महल क्यों नहीं बुलडोजर से गिर जाते? पता ही नहीं। अब मैंने संजीव मुखिया का जो एग्जांपल लिया कि 3 महीने में सीबीआई चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। आप पूछेंगे सीबीआई को तो सीबीआई कहेगी कि हम तो विपक्ष के नेताओं के कार्यक्रम में बिजी थे, उनको समझाना था, इसीलिए नहीं देख पाए, छूट गया बेल पे, हिम्मत मिल गई। ऐसे कितने नकल माफिया हैं जो 2 साल पहले किसी पेपर लीक में लिप्त थे और आज फिर पेपर लीक में लिप्त हैं। आप देखिए ना, जो पटवारी वाला पेपर लीक का मामला आया था, वो बीजेपी के ही एक विधायक थे मध्य प्रदेश के, जिनके यूनिवर्सिटी में और जिनके स्कूल में वो पेपर चल रहा था। तो सरकार के लोग ही लिप्त हैं। आज उस मांगीलाल ने भी ये कहा है कि मुझे तो बस फंसाया गया है, बट इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है, अब उसको बंद कर देंगे। और आपने देखा होगा कि ये लोग उसको सजा के लेके जाते हैं। आप इसके पीछे का क्या लॉजिक समझते हैं कि आप काला टोपा पहना के उसको लेके जा रहे हैं? भाई ऐसे लोगों को तो एकदम शर्मसार करना चाहिए। वेबसाइट बना देनी चाहिए ऐसे लोगों की। आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये नीट का सरगना था और अभी ये यहां तक पहुंचा है, अभी तिहाड़ के गेट नंबर 3 से घुस रहा है। आपको तो सीधे ट्रैकिंग दे देनी चाहिए, तब तो लोगों में डर पैदा होगा। यहां तो ये पता चल जाता है, अरे बेल पे बाहर आ जाएगा, 1 करोड़ का जुर्माना है, लेकिन बाबूजी कमा रहे हैं 1 करोड़ तो एक कैंडिडेट से, क्या डर रहेगा? डर तो तब होगा ना। और बीजेपी को आप ये नहीं कह सकते कि साहब इनको डराना नहीं आता, इसमें ये एक्सपर्ट है, डरा के ये आदमी का रास्ता बदल दे। लेकिन नकल माफिया नहीं डर पा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी मंशा ठीक नहीं है, हम इस सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते। 100 रुपए चोरी कर लो आपको लॉकअप में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, हजारों करोड़ के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और पता नहीं चल रहा है। और आप जमानत और ऐसे लोग ही सिस्टम में जब जाएंगे तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरा डर यही है। मेरा डर सिर्फ इस सरकार से नहीं है, मेरा डर अब आगे आने वाली सरकारों से, आगे आने वाले सिस्टम से भी है कि देश किस दिशा में जाएगा। कई देशों में जो करप्ट लोग होते हैं उन्हें बड़ी कड़ी सजा दी जाती है, फांसी तक पे चढ़ा जाता है। वही क्या भारत में भी जो पेपर लीक करते हैं, जो देश के भविष्य को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं साल दर साल, उनको लेकर भी ऐसी सजा होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। अगर आप सच में विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आपको चाइना से सीखना पड़ेगा जो उस राह पे है, आपको सिंगापुर से सीखना पड़ेगा। ये देश भी आज से 20, 30, 40 साल पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। इन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए, इन्होंने इतने कड़े फैसले लिए कि अगर आपने रोड पे कुछ खा के थूक दिया है तो वो उठाना भी पड़ेगा, 2 दिन और काम करना पड़ेगा, तब ये देश वो सिस्टम, वो इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए। हमारा इकोसिस्टम नेगेटिवली
क्रिएट हो रहा है। एक साल 6 पेपर लीक, अगले साल 12 पेपर लीक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम तरक्की कर रहे हैं पेपर लीक मामले में। पहले 1 करोड़ बच्चा इफेक्ट होता था, फिर 2 करोड़ हो रहा है। सोचिए, गेट के पेपर पे बात आ गई, नीट के पेपर पे बात आ गई। वो दिन दूर थोड़ी है जब IIT का पेपर लीक होगा, वो दिन दूर नहीं अब UPSC का पेपर लीक होगा, सब कुछ लीक हो जाएगा। क्या होगा तब? तो क्या अंतर है पेपर लीक करने वालों में और देश के गद्दारों में? वही मैं कह रहा हूं, इसको तो एक ही है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है साहब। ऐसे जवान CPO के एग्जाम में सेलेक्ट होकर बॉर्डर पे काम करेंगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है कि SSC के CPO के एग्जाम में गड़बड़ झाला हो गया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि CBT एग्जाम में नकल नहीं होती। तो मैं बता दूं, CBT में पर्सनलाइज्ड नकल होती है, ऑफलाइन ओयो है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन CBT ताज रिसोर्ट, जहां पे आप पहुंचे, वेलकम शुभांकर, रूम में एक पर्चा लिखा हुआ है। CBT में नकल होती है, उसमें तो सीधा है 60 लाख रुपए में आपको होगी तो आपको होगी और किसी को नहीं पता चलेगा। आप वहां बैठे हैं, इधर आपका सिस्टम खुला हुआ है, 4 लोग बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हो रहा है CBT में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। वहां पता भी नहीं चलता, सरकार चाहे तो पता कर सकती है। ये कहते हैं कि हमने डिजिटली बहुत तरक्की की है। जब इन्होंने डिजिटली इतनी तरक्की की है तो जब ये लिस्ट जो आप मुझे दिखा रहे थे कि सीकर में 2024 में लाइन से इतने बच्चे सेलेक्ट है, तो इनके सिस्टम ने क्यों नहीं पकड़ा? आज आपको पता होगा इनकम टैक्स में ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जो अपने आप पकड़ लेता है कि किसको नोटिस भेजना है और किसको नहीं। लेकिन इनके एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं आया है अभी तक कि जो इतने बच्चे लगातार सेलेक्ट हुए इनको संदेह की श्रेणी में रखा जाए और इनको विदहेल्ड किया जाए और फिर से इनका पेपर